Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojay Shankar from Edge IAS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper. आज भी हमने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है हर रोज की तरह, जिसको एनालाइज करेंगे हम लोग और देखेंगे कि कैसे ये आर्टिकल्स हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन में हमें सप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हमारे मेंस आंसर राइटिंग में ये एक्स्ट्रा एज एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हमारी नॉलेज भी वहां पे इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला आर्टिकल है आज, ये एम के नारायणन सर ने लिखा है। एम के नारायणन सर कौन है? फॉर्मर डायरेक्टर है आईबी के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो आज हमारे अजीत डोभाल सर है, पहले एम के नारायणन सर उस पोस्ट पे हुआ करते थे और ये बंगाल के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके। दैट्स वाई ये आर्टिकल जो इन्होंने लिखा है एक तरीके से काफी ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से नजर आ रही नजर, क्योंकि काफी देखा हुआ इंसान अगर कोई बात कहता है तो उसके एक्सपीरियंसेस काफी बड़े हैं। तो हम लोग उनके एक्सपीरियंसेस को पहला तो समझना चाहेंगे कि वो यहाँ पे किस तरीके से चीजों को कहना चाह रहे हैं। मेनली आर्टिकल जो है वो लीडरशिप के बारे में, ग्लोबल लीडरशिप के बारे में है, कि किस तरीके से वो लीडरशिप बर्बाद हो रही है, किस तरीके से कोई है नहीं जो वर्ल्ड को सही रास्ते पे ले जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये देखेंगे कि यहाँ से की पॉइंट्स कौन कौन से अच्छे अच्छे वर्ड्स, कितने अच्छे अच्छे टर्म्स, कितने अच्छे अच्छे यूज किए हैं सर ने। उन वर्ड्स को यूज करके हम लोग अपने मेंस की कॉपी में लिख देंगे। सीधे सीधे वर्ड को उठाना है, स्टेटमेंट को, फ्रेजेस को सीधा उठाना है। ठीक है, और अपने पास लिख के रख लेना है। कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वहां पर वर्ड सीधा चिपका दो। बिल्कुल नो इफ नो वर्ड, मतलब काफी बेहतरीन वर्ड्स, काफी बेहतरीन फ्रेजेस। ठीक है, तो क्या है हेडिंग? अ वर्ल्ड इन डिसेंसरी, अ कंसर्न अबाउट द फ्यूचर। मतलब एक फ्यूचर, मतलब भविष्य को लेके एक कंसर्न है। क्यों? क्योंकि आज की जो दुनिया है, आज का जो वर्ल्ड है, वो एक क्योटिक कंडीशन है। वहां पे एक भूचाल आया हुआ है एक तरीके से। वहां पे कोई कांस्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, अब सर कहना क्या है यहाँ पे देखिए, किस तरीके से मतलब सर ने अप्रोच किया है कि सेल्डम हैज कंटेंशन, ये नहीं, यहाँ पे सर मेनी फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेकलेस लीडर्स। रेकलेस लीडर्स, किसको रेकलेस कहा जा रहा है? मतलब किसमें रेकलेस, मतलब क्या, कि जिसमें अ, बेचैनी ज्यादा हो, जो शांत ना हो। क्या है रेकलेस लीडर? कौन? यूक्रेन का जेलेंस्की और इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू। अब देखिए, अभी दो वॉर्स चल रहे हैं, एक रशिया यूक्रेन के बीच में और एक हमास और इसराइल के बीच में चल रहे हैं ना। उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे लिखा गया है कि एक तो जेलेंस्की ये भी रेकलेस है, और नेतन्याहू जो है, इनको भी रेकलेस सर ने कहा है। ठीक है, और यही लोग जो हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ ऑन गोइंग का। इन्हीं लोगों के चलते पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये उसके सेंटर पे खड़े। ठीक है, ये लोग बहुत बड़े एक रीजन है। ठीक है, और ना ये समझना चाहते हैं, नाइदर दे डिजायर टू अंडरस्टैंड एंड नाइदर दे नॉर दे वांट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, दैट मीन्स ना ये खत्म करना चाहते हैं और ना ये रोकना चाहते। एंड व्लादिमीर पुतिन, पुतिन ने भी इक्वल डिसरिगार्ड शो किया है इवेंचुअल आउटकम में वो। मतलब पुतिन भी कोई कम नहीं है, ये भी वैसी ही स्थिति में है, ये भी वही काम। बिकॉज ही हैज इंटेंस मायोपिया एज टू व्हाट कैन बी डन टू अचीव हिज इंडेड ऑब्जेक्टिव। बिकॉज मायोपिया, देखिए किस तरीके से हेल्थ डिजीज को यहाँ पे पॉलिटिकल टर्म्स में यूज किया गया है, कि कैसे ये दूर दृष्टि नहीं है, ये दूर तक नहीं देख पा रहे किस चीज को, कि कैसे हम अपने ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। और तीसरी तरफ, चौथी तरफ यहाँ पे जो बिडेन, जो बिडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो नाटो को मजबूत करने की जगह क्या कर रहे हैं? न युद्ध रोक पा रहे हैं, ना खुल के किसी देश का सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी होता है ना कि मान लो यूक्रेन के सपोर्ट में खुल गया, वो भी नहीं आ रहा है। कर क्या रहा है भाई? बस फंसा हुआ है और दूसरे देशों को भी फंसा के, ठीक है।
एंड दैट्स व्हाई द थिंग इज कि यूरोप जो है कि सॉरी सॉरी, जस्ट वेट, यूरोप जो है उसके जो बहुत सारे देश हैं जो नाटो के मेंबर्स हैं। ठीक है, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे देश इसके यूरोपियन देश मेंबर है। इसका मेंबर यूएसए भी है। अब ये यूएसए और नाटो, नाटो की सदस्यता को, नाटो की मेंबरशिप को लेके ही मेन रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हुई है। तो ये लोग खुल के सपोर्ट में भी नहीं आ रहे, 100% सपोर्ट भी नहीं कर रहे यूक्रेन का। और इसका जो भुगतान है, इसके चलते जो प्राइस है, हु इज पेइंग दिस प्राइस? प्राइस इज बीइंग पेड बाय यूक्रेन। द प्राइस इज बीइंग पेड बाय रशियन सोल्जर्स। द प्राइस is being paid by all the innocent people of the world who are being faced by inflation, जिनको महंगाई से सामना करना पड़ रहा है मजबूरी में। वो लोग इस चीज के चलते प्रॉब्लम। ठीक है। और वर्ल्ड जो है वो एक सीरियस डिलेमा में, यूरोप भी एक सीरियस डिलेमा में। अभी यहाँ पे नेतन्याहू पे हमास ने अटैक किया। नेतन्याहू मीन्स इसराइल पे हमास ने अटैक किया, इनोसेंट लोग मारे गए। और उसके रिपरकशन में क्या हुआ कि इसराइल ने अटैक कर दिया हमास के ऊपर। हमास का आउटफिट कहाँ पे है? गाजा में है। अब ये जब गाजा में अटैक हुआ तो वहां पे गाजा में ये हमास के लोगों ने क्या किया कि हॉस्पिटल्स में, रेजिडेंस फ्लैट्स में, रेजिडेंस बिल्डिंग्स के नीचे, ग्राउंड में अंडरग्राउंड बंकर्स बना दिए। इन लोगों के नीचे, हॉस्पिटल्स के नीचे और रेजिडेंशियल बिल्डिंग से नीचे। अब जब इसराइल अपना मिसाइल लॉन्च करता है तो ये बंकर्स तो नहीं उड़ते हैं, बट क्या होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में या रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहने वाले इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, जिसको सर ने यहाँ पे क्या कह दिया है? जेनोसाइड वर्ड दिया। इस चीज के चलते जेनोसाइड तरीके की चीज हो रही है। क्या? और क्या हो रहा है इसके चलते? पॉलिटिकल के साथ साथ एक रिलीजियस डिवाइड भी हो रहा है। रिलीजियस डिवाइड कैसे हो रहा है? क्योंकि इसराइल एक ज्यूइश कंट्री है और ये मुस्लिम कंट्री है, हमास जो है वो मुस्लिम सपोर्टेड है। इन दोनों के बीच में एक रिलीजियस सेंटीमेंट वाली भी बात आ रही है। ठीक है। और इन सारी चीजों को देखते हुए मुस्लिम का लीडर बनने के चक्कर में ईरान, वो भी बीच में आ गया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने अटैक कर दिया इसराइल के ऊपर, क्योंकि उसको शो करना है कि भाई मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। मुझे ही मुसलमानों को बचाना है, पूरे दुनिया के मुसलमानों को बचाना है, पूरी उम्मत को बचाना है। और कोई देश इसराइल पर अटैक नहीं कर रहा था, मुस्लिम देश। तो मुझे ये करके प्रूव करना है। दैट्स व्हाट दे डिड। ओके। But what is the main issue? The main issue is growing chaos and an absent leadership. लीडरशिप एब्सेंट है। कि पहले माना जाता था कि अमेरिका जो है वो लीड करेगा या रशिया लीड करेगा, शांत करेगा, चीजों को कॉम्प्रोमाइज करवाएगा। बट यहाँ पे ना रशिया ना यूक्रेन के साथ वो खुद युद्ध में लगा हुआ है। यूएस जो है वो खुद इसराइल को अपने प्रॉक्सी के तौर पे यूज करके वेस्ट एशिया में अलग अलग तरीके के काम करवा रहा है। ये सब ढंग का चीज यहाँ पे ये लोग करवा ही नहीं रहे। और इनका जो नया अलायंस बन रहा है, जो देश है जैसे ईरान है, इसने नया अलायंस किसके साथ बना लिया है? चाइना के साथ। इस चीज के लिए, इस काम के लिए ईरान जो है चाइना के साथ चला गया। और चाइना जो है वो वर्चुअली अपने आप को एक सुपर पावर मान रहा है, क्योंकि वो दुनिया की अभी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि चाइना के पास इक्विपमेंट्स भी है, टेक्नोलॉजी भी, लोग भी। वो घुस भी रहा है हर जगह, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू हो, डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू हो, या फिर इंकर्जन्स के थ्रू। क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला आर्टिकल में मैं इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि चाइना कैसे दूसरे देशों में घुस रहा है। ठीक है। एंड टुडे लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इन chaos थ्रू शूटिंग वॉर्स। अलग अलग जगहों पे ये जो युद्ध हो रहा है इसके चलते पूरी दुनिया परेशान है। और अगर ये अभी नहीं रोका गया ना, तो ये चीज और एस्केलेट कर जाएगी।
और सिलेक्ट करेगी तो इसका इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ेगा। इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, दुनिया उतनी ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि जेलेंस्की भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पुतिन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और यूएस भी रुकने का नाम नहीं ले, का नाम नहीं ले रहा है, रोकने का नहीं, रोकने का, क्योंकि यूएस खुद इन्वॉल्व नहीं है, बट वो किसी और को रोक नहीं पा रही। इसराइल उसकी बात सुन नहीं रहा है, और वो खुद डायरेक्ट इंटरव्यून कहीं पे कर नहीं रहा। ये सारी चीजों को यहाँ पे एड्रेस किया गया। अब देखिए, जब ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो रशिया ने बोला कि अगर यूएस आता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ईरान के अगेंस्ट, तो रशिया भी डायरेक्टली इन्वॉल्व। मतलब यहाँ दो सुपर पावर्स का क्लैश हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के पास, इसराइल के पास भी है। और रशिया शायद, पता नहीं, मे भी, ऐसा आर्टिकल में नहीं लिखा, बट मैं बता रहा हूँ कि मे भी मान लीजिए कि रशिया सपोर्ट कर दे ईरान को न्यूक्लियर पावर डेवलप करने में, बिकॉज ईरान तो बहुत दिनों से चाह ही रहा है ना डेवलप करने। कितनी ज्यादा सिचुएशन वर्सन हो जाए एक अनस्टेबल देश के हाथ में अगर न्यूक्लियर लग जाए। ठीक है। और और क्या है कि इन सारी चीजों के चलते एक बैटलफील्ड पे न्यूक्लियर वेपन्स का भी एक डिबेट सामने आ रहा है। पता नहीं कब न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल हो। इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। इसराइल, अब देखिए कितनी अच्छी लाइन है आपकी, इसराइल हैज बीन एक्टिंग मोर एंड मोर लाइक अ वुंडेड टाइगर। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, खासकर ऐसे में ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बहुत अच्छे से यूज करेंगे। इसराइल जो है वो वुंडेड टाइगर की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे घायल शेर की तरह, और वो गाजा में कहीं भी किसी को मार। ठीक है। एंड डायरेक्ट थ्रेट फ्रॉम ईरान, विच हैज ऑलरेडी फायर्ड ओपनिंग शॉट अक्रॉस द बो एट इसराइल। जो ईरान ने अटैक कर दिया, जब दमास्कस में इसराइल ने अटैक किया ईरान के एम्बेसी पर, वहां पे रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है उनके, उसके सोल्जर को मारा, उसके कमांडर को मारा। उसके बाद इसने जो डायरेक्ट अटैक कर दिया उसको शॉट अक्रॉस द बो। कितना अच्छा। और ये जो जिहादी माइंडसेट बढ़ते जा रहा है इस चीज के साथ, ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ मिलके बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले सकती है। दे कैन कॉज अ ह्यूज हार्म टू द सोसाइटी, टू द ग्लोबल सोसाइटी। सो देर इज अ डायर नीड टू चेक दिस वॉल। बट what is the issue? That there is absent of leadership. There is no leader who can do this thing. यूरोप में कोई वैसा लीडर मजबूत नहीं निकल के आ पा रहा है। चाइना का जी जिनपिंग है, वो बस अपना फायदा देख रहा है, और वो भी उतना बड़ा काम कर नहीं पा रहा जितना वो करना चाहता है और जितना उसको करना चाहिए। इंडिया भी अभी उस सिचुएशन में है नहीं, ऑल्दो इस आर्टिकल में इंडिया के बारे में टोटली डिस्कस नहीं किया गया है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में चीजों को नहीं लिखा गया, बट हमें तो इंडिया को पर्सपेक्टिव पे लेके चलना होगा। एंड इंडिया जो है वो ऑलवेज इसी बात पे यकीन कर रहा है कि डिएस्केलेशन होना चाहिए और डिप्लोमेटिक वे से रास्ता निकाला जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे वही सारी बातें हैं कि यूएस जो है उसकी मोनोपोली अफगानिस्तान में खत्म हो गई। नाटो भी जो है वो कमजोर पड़ते जा रहा है, डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और इन सारी चीजों के चक्कर में इन लोगों ने यूक्रेन को चढ़ा के युद्ध लड़वा दिया, और इसका भुगतान कौन भुगत रहा है? सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन। यूक्रेन इज पेइंग फॉर ऑल दिस। ठीक है। एंड चाइना, China is trying to increase its economic woes, but because of the war, China is also unable to do so. चाइना भी नहीं कर पा रहा है। और जब चाइना ये भी नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या किया है कि चाइना, रशिया और ईरान का एक एक्सिस बना कि भाई हम, अब देखिए इंटरनली तो चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट कर ही रहा था, और रशिया जो है वो अभी ईरान के सपोर्ट में डायरेक्टली आ गया। इन तीनों का एक एक्सिस बना, और ये तीनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके अपना पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से चलाने के चक्कर में है। देखिए यहाँ कितना अच्छा सेंटेंस सर ने यूज किया है। ये तो ठीक है, आप जो भी कर रहे हो अपने अपने फायदों के लिए, बट विजडम लाइज इन नोइंग व्हेन टू स्टॉप। इस टाइप के स्टेटमेंट सीधा आपके ऐसे में भी पूछे जा सकते, डायरेक्ट ऐसे में दे देंगे कि राइट एन ऐसे, विजडम लाइज इन नोइंग व्हेन टू स्टॉप। तो आप इस तरीके से इसको इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोस्पेक्टिव में कैसे चीजों को जोड़ सकते हैं, वो इस आर्टिकल से आप सीख सकते हैं। ठीक है।
लेकिन अब ये देश यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रुकना कब है। और इस चीज के चलते कोई लीडर सामने नहीं आ रहा है रोकने के लिए। और इस चीज के चलते इकोनॉमी सफर कर रही है, टेक्नोलॉजी सफर कर रही है, लोग सफर कर रहे हैं। क्योंकि जो आज की दुनिया है वो कन्वेंशनल वॉर की दुनिया नहीं रही। तो यह टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले। जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन आ गए हैं, उनसे बहुत बड़ा अटैक किया जा सकता है। सिर्फ मिलिट्री की बात नहीं रह गई है, मिलिट्री अलायंसेस तो एक चीज, उसके अलावा लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे अब हो चुकी है। चीजें अलग अलग लेवल पे जा चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से। आप कन्वेंशनल वॉर को इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। इस चीज के चलते अलग अलग जगहों पे मान लीजिए कि चाइना है या यूएस है या रशिया है, दे कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वॉर ऑल्सो। और उस चीज के इस्तेमाल से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जाने जा सकती है। दैट्स व्हाट नीडेड टू बी स्टॉप। अदरवाइज doomsday prediction are perhaps nearer than what may believe। doomsday मतलब कयामत का दिन नजदीक आ जाएगा, जितना हमें लग रहा है उससे कहीं ज्यादा। ठीक है? इस तरीके से ये आर्टिकल खत्म होता है। एक बार इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ अब समझ में आ जाएगा। एक रीडिंग मार दीजिएगा इस आर्टिकल की, बहुत कुछ। मतलब देखिए, वैसा कोई एग्जैक्ट पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट एक ओवरव्यू समझ में आएगा कि किस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है। ओके, now moving to second article, India's nuisance approach in South China। इंडिया न्यूएंस्ड अप्रोच इन साउथ चाइना। इंडिया का अप्रोच क्या है? सबसे पहले ये देखिए, साउथ चाइना सी कहाँ पे है? ये वाला जो क्या है, ये साउथ चाइना सी है। ठीक है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने कहा कि ये जो साउथ चाइना सी है वो हमारी टेरिटरी है। और यह 11 डैश लाइन का एक प्रपोजल पेश कर दिया कि 11 डैशेस बनाए। कहा कि ये पूरा जो एरिया है, इसके बीच में जितने भी आइलैंड्स आ रहे हैं, ये सारे आइलैंड्स मेरे हैं। बाकी जो आसपास के देश हैं, उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उसने कहा ठीक है, 11 नहीं, 9 डैश लाइन मेरा है। उसने 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट लाया। कहा कि ये जो 9 डैश के बीच में जितने भी आइलैंड्स आ रहे हैं, स्पार्टली आइलैंड हो, पार्सल आइलैंड्स हो, वियतनाम और फिलीपींस के भी कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स आ रहे हैं, ठीक है, रियाओ आइलैंड्स, ये सब मेरे। बाद में रियाओ आइलैंड्स को छोड़ दिया, कहा ये सब पार्सल और स्पार्टली ये सब मेरे 9 डैश लाइन। अब ये चीज तो प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज जो साउथ चाइना सी है वहां से ग्लोबल ट्रेड रूट है। वहां से तो सारी जगहों पे सामान जाता है, ट्रेड होता है। अगर चाइना उस पर डायरेक्ट क्लेम कर देता है, वहां पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के वहां मिलिट्री ट्रूप्स को स्टेशन कर रहा है, इफ दिस विल हैपन, देन द ट्रेड विल सफर। फ्री ट्रेड नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, चाइना की आदत है इनकर्जन करने की। गलवान वैली से लेकर पैंगोंग सो लेक इंडिया में भी वो घुस रहा है। मंगोलिया में, इनर मंगोलिया के इलाके में घुस रहा है। वियतनाम के साथ हो या फिर फिलीपींस के साथ हो, सारे देशों के साथ यहाँ पे उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। और यही चीज यहाँ पे क्या है, इंडिया जो है वो कैसा अप्रोच रख रहा है। हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर सर ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि ये गए थे मनीला। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। फिलीपींस में ये देखिए मैं, ये जो फिलीपींस है यहाँ पे है मनीला। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंडिया साउथ चाइना सी को फ्री एंड फेयर देखना चाहता है, जहां पे इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट। ओके। साउथ चाइना सी और वेस्ट फिलीपींस डिस्प्यूट बिटवीन मनीला एंड बीजिंग, जो ये अभी डिस्प्यूट चल रहा है वहां पे, उसके बीच में हमारे एस जयशंकर सर ने कहा है, फिलीपींस के वो फुल सपोर्ट में जाते हुए उन्होंने कहा है कि हम फ्री एंड फेयर साउथ चाइना सी को देखना चाहते हैं। ठीक, जिसको वेस्ट फिलीपींस सी भी कहा जाता है। वेस्ट फिलीपींस डिस्प्यूट बिटवीन मनीला एंड बीजिंग, ये भी इसको कहा गया है। एंड ऑल्सो कॉल्ड फॉर चाइना टू अडेयर रूल बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर एंड एक्नॉलेज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग ऑफ 2016 इन फेवर ऑफ मनीला। क्या कि
जब चाइना ने बहुत सारे आइलैंड्स को कैप्चर किया, 9 डैश लाइन को कैप्चर किया, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया फिलीपींस। आईसीजे किसका पार्ट है? आईसीजे जो है वो यूएन का एक पार्ट है। वहां पे जब डिसीजन आया कि मनीला, मतलब दैट मीन्स कि फिलीपींस जो है उसका बात सही है, उसका डिमांड सही है, चाइना को वो चीज छोड़ देनी चाहिए, बट चाइना ने उस चीज में एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना सेड दैट आई एम अ सॉवरेन नेशन, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू। इंडिया का कहना है कि यू शुड यू शुड लुक एट दिस डिसीजन एंड यू मस्ट फॉलो इट। और इंडिया का जो स्टैंड है इस चीज को लेके, साउथ चाइना सी को लेके, वो काफी ज्यादा बदला है। अब इंडिया जो है वहां पे डायरेक्ट, सिर्फ पहले जो था वो इकोनॉमिक रीजन के थ्रू देख रहा, मतलब वो चाह रहा था कि लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को देखें। वहां पे हमारा ओएनजीसी विदेश जो है, ओएनजीसी का फॉरेन ब्रांच जो है वो वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑयल का एक्सप्लोरेशन भी कर रहा था। ये है वियतनाम। और इसका जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे ओएनजीसी विदेश इस एरिया में काम भी कर रहा था। बट अब इंडिया ने अपने स्टैंड को चेंज किया है। अब इंडिया का कहना है कि आपको रूल बेस्ड लॉ फॉलो करना होगा, सिला के यूएन क्लॉज को मानना पड़ेगा। ठीक है, यूएन क्लॉज को आपको मानना ही पड़ेगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद का चेंज। और क्या कह रहा है कि ये जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप जब बदल रहा है, तो इसके साथ हमें अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बदलनी, सिक्योरिटी कॉपरेशन भी बदलना हो। इसीलिए सिर्फ फिलीपींस नहीं, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, वहां पे के सारे देशों के साथ भारत ने अपने काफी अच्छे रिश्ते स्टैब्लिश किए। इंडिया established very good relation with all these countries, and India always want that there should be a law-based order in South China Sea. Thing else, ठीक है? Because we all know that we have a complex ties with China. चाइना के साथ हमारे ऐसे टाइज है ना कि वो हमारे यहाँ पे गलवान वैली में घुसने की कोशिश करता है, सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश करता है। हमारे पैंगोंगसो लेक पे उसने वही किया। अरुणाचल के विलेजेस का वो अपने हिसाब से नाम बदल रहा है, अरुणाचल को अपना हिस्सा मान रहा है। इन सारी चीजों के चलते जब गलवान वाला इंसिडेंस हुआ, तो क्या किया इंडिया ने कि एक वॉरशिप अपना जो है वो साउथ चाइना सी में भेज दिया। कहा कि जब तुम हमारे टेरिटरी में घुसोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हारे आगे से। एंड दिस शोड अस एसिमेट्रिक डिफरेंस, एक एसिमेट्रिक डिफरेंस हो सकती है, which led to destructive implication for regional stability। इस सिचुएशन से रीजनल स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इशू आया। भाई इंडिया इतना खुल के इतना बोल्डली कैसे एंटर कर रहा है? लेकिन इंडिया ने कहा कि हम तो रेगुलर नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट अगर तुम मेरे टेरिटरी में घुसोगे तो हम भी तुम्हारे टेरिटरी में घुस-। इंडिया जो है वो अलग अलग ब्रह्मोस मिसाइल और भी आर्म्स को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, फिलीपींस को, वियतनाम को, बाकी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। ये भी एक स्टैंड है चाइना के खिलाफ है। और ये चाइना के खिलाफ की बात नहीं है। इंडिया किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने साथ है, बट रूल बेस्ड तरीके से, जहाँ पे सभी को इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले। ये नहीं कि कोई एक पर्सन या कोई एक देश को बहुत आउट ऑफ द वे जाके वो किसी पे कब्जा कर। भारत इस चीज के पक्ष में कभी नहीं। इवन इसराइल के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप होने के बाद भी उसके जो ऑक्यूपेशंस हैं गाजा के ऊपर, जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, भारत उसका भी कभी समर्थन नहीं, किसी देश का इलीगल ऑक्यूपेशन को भारत कभी समर्थन नहीं करता। बिकॉज इंडिया ऑलवेज बिलीव इन रूल बेस्ड ऑर्डर। ओके। और क्या है, द डिस्प्यूट इन साउथ चाइना सी प्राइमरली जो एशियन कंट्रीज के साथ है, इन सब में इंडिया एशियन के साथ खड़ा रहेगा, या रहा भी है। ओके। एंड इंडिया कैन नो लॉन्गर शाई अवे फ्रॉम टेकिंग अनएम्बिगुअस पोजीशन ऑन मैटर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। ये जो ऐसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहां पे भारत कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो अपने आप डट के खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। And not only in the periphery of Indian Ocean, but also in the periphery of South China Sea or any other place else. India will show that if the rule-based order is not being followed, India is there to fight against the person or the country who is doing so.
दैट्स व्हाट न्यू इंडिया इज। भारत और नया भारत ऐसा ही है। एंड दैट्स व्हाट इज रिटन इन दिस आर्टिकल। ओके। और ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे आर्टिकल्स का यूज किया गया है। इंडिया ऑल्सो हैज एस्टैब्लिश्ड अपनी कैपेबिलिटीज को भी भारत ने बढ़ाई। कौन सी कैपेबिलिटीज? अब ऐसा कहीं भी लिखने को है तो आप क्या लिख सकते हैं इस आर्टिकल में? देखिए, फॉरवर्ड पोजिशनिंग, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, और क्या, रीइंफोर्स्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, डीप वाटर मैरीटाइम फैसिलिटीज। इन सारे चीजों को भारत ने डेवलप किया है। तो अगर आईआर का क्वेश्चन आता है कि भारत ने कहाँ पे कैसे क्या डेवलप किया है, तो आप लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड पोजिशनिंग, हम लोग फॉरवर्ड पोजिशनिंग कर रहे हैं। जैसे हमने अपना गलवान इशू के टाइम पे साउथ चाइना सी में अपनी शिप भेज दी। मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट में भी आप इस टाइप का एग्जांपल लिख सकते हो। ओके। फॉरवर्ड पोजिशनिंग में पैंगोंग त्सो लेक के ऊपर जो हमने हमारे बिहार रेजिमेंट के आर्मी वाले लोग चढ़ गए थे उनके ऊपर। अभी अरुणाचल में जो रिसेंटली चढ़ गए थे उनके चाइना वालों के ऊपर। रीइंफोर्स्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मतलब मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस फैलाना, वहां पे लोगों को उनके राइट्स बताना, उन देशों के लिए उनके राइट्स के लिए खड़ा होना। और डीप वाटर मैरीटाइम फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अपना अपनी नेवल कैपेसिटीज को इनहांस करना। ये सब इंडिया कर रहा है। ये सब चीजों को आप लिख सकते हैं। एंड वाई इंडिया इज डूइंग सो? टू मेंटेन पीस, स्टेबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ इन इंडो पैसिफिक रीजन। दैट्स हाउ दिस आर्टिकल एंड्स। ये आर्टिकल काफी अच्छा आर्टिकल था, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैप के थ्रू भी मैंने समझा दिया। इस पूरे एरिया के मैप को आपको समझना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये छोटे छोटे से दो और एडिटोरियल वाले हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। क्या है? पेल ग्रीन शूट, यहाँ पे सीधे क्या है कि इंडिया का जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट घटा है, जिसके चलते हम लोग फिलहाल 11th मंथ लो ट्रेड डिफिसिट पे है। 11th मंथ में, पिछले लास्ट 11 मंथ में हमारा ट्रेड डिफिसिट सबसे लो गया है। और जब ट्रेड डिफिसिट लो गया है मतलब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई हुआ है। और जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे जॉब जनरेशन ज्यादा होगी। जॉब जनरेशन ज्यादा होगी, लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आएंगे, मनी ज्यादा आएगा, तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। और हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बनने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये एक वर्चुअस साइकिल है। ये पॉजिटिव साइकिल है जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाट इज रिटन इन दिस आर्टिकल। कुछ डेटा है, फैक्ट्स है, जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। जो मेन चीज है वो मैं आपको बता। The World Trade Organization downgraded its global trade volume growth projection to 2.6 from 3.3। WTO ने जो उसका ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड का जो रिपोर्ट था WTO का, उसको कम कर दिया। कहा कि ग्लोबल ट्रेड जो है पहले 3.3% के हिसाब से ग्रो करने वाला था, अब वो घट के 2.6% के हिसाब से करेगा। स्टिल इंडिया ने ग्रो किया है, इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है और इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया है। ओके। पर बट यहाँ पे कैसे है, इस चीज के चलते, इंडिया की इस ग्रोथ के चलते यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स फ्रॉम एशिया आर एक्सपेक्टेड टू राइज 3.4% इन 2024 विथ इंपोर्ट्स क्लाइंबिंग 5.6%। क्योंकि देखिए, चाइना, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, यहाँ पे प्रोडक्शन आजकल बहुत अच्छा हो रहा है इन सारे देशों में। चाइना तो एक एक्सपोर्टर है ही बहुत बड़ा। इंडिया भी अब ठीक ठाक एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम भी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश भी अच्छा एक्सपोर्ट। इसके चलते जो है एशिया का टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इंपोर्ट वॉल्यूम जो है वो 5.6 के आसपास रहेगी। तीसरी चीज क्या है कि हमारा मानसून बढ़िया रहने की संभावना है। मानसून जब अच्छा रहेगा तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो वहां का भी हम लोग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके। एंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शिपिंग कॉस्ट का राइज हो रहा है। शिपिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है शिपिंग कॉस्ट? मैं इस बात को समझाता हूँ। ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये इस आर्टिकल में भी लिख रहा है इस बात को। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के नीचे है।
यूएई, दुबई के पास में। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। और ये जो स्ट्रेट है, ये मेजर वे है, मेजर रास्ता है ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट का। ये इन्हीं इलाकों से गुजर के आता है, क्योंकि देखिए सारी गल्फ कंट्री, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी, यूएई, ओमान, सब सब इससे कनेक्टेड है। ये इलाका जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से थोड़ा सा अफेक्टेड था, बट ज्यादा नहीं था। बट ये जो इसराइल वाला इशू हुआ है, उसके बाद ये ज्यादा अफेक्टेड हो गया है। और इस अफेक्ट के चलते हमारे शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाए, ऑयल पे संकट आ जाएगा, और इंडिया जो है वो नेट इम्पोर्टर है एनर्जी। ये चीज की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम लोगों को इस चीज को देखना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे तरीके से चल पाए। यही चीजें सारी को बताई गई। And moving on to last article for the day, and this article is about Maoism, Naxalism, Maoism, Naxalism। ये जो आर्टिकल है, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा सा पूछा जाए, इस तरीके की चीज। इंटरनल सिक्योरिटी जो है हमारा CS3 में है ना ये, इंटरनल सिक्योरिटी का जो कोर्स है, उसमें माओइज्म नक्सलिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि हमारे जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस कौन होते हैं? पार्लियामेंट्री फोर्सेस होते हैं CRPF, CISF, ITBP और SSB, सशस्त्र सीमा बल। ये सब जो है हमारे, ये पार्लियामेंट्री फोर्सेस है। इनको हम लोग पारा मिलिट्री भी कहते हैं। और इनको टैकल कौन करता है? इनको टैकल करती है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टेट वाली नहीं, किसी स्टेट की। होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो इन सबको देखती है। इन लोगों ने क्या किया है कि अभी बस्तर रीजन में, छत्तीसगढ़ के 29 माओइस्ट को मारा है। उसके पहले भी अलग अलग जगहों पे रेड किया और बहुत सारे माओइस्ट को खत्म किया है। जो 2000s के दौर में बहुत ज्यादा माओइज्म फैला हुआ था, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये पूरा सेंट्रल इंडिया के एरिया में, इसको आज के डेट में बहुत कम कर दिया गया। इट हैज बीन रिड्यूस्ड। ओके, ये बहुत डीप डाउन जंगल्स में थोड़े बहुत बचे हैं, और थोड़े बहुत ट्राइबल एरिया के बचे हैं। और इन लोगों ने भी अपने तरफ से माओइस्ट ने भी अपने तरफ से अलग अलग अटैक किए, जहाँ पे 22 मिलिट्री पर्सनल को 2021 अप्रैल में मारा, और 10 जवानों को 2023 में मारा। इन लोगों ने भी अपने तरफ से अटैक किया है, बट उनको पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खत्म कर दिया जा चुका है। और उनको मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने हथियारों का ही इस्तेमाल नहीं किया, हम लोगों ने वेलफेयर का भी इस्तेमाल किया। हम लोगों ने बहुत सारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, बहुत सारे इंटरवेंशंस, लोगों को मेन स्ट्रीम लाइन में जोड़ना, इस चीज के चलते भी माओवादिज्म पे हमने बहुत बड़ा कंट्रोल हासिल किया है। सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स से ये चीज नहीं हुई। मिलिट्री टैक्टिक्स अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी थी, बट मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ साथ हमें डेवलपमेंट, वेलफेयर भी करना था उन लोगों का, ताकि और ज्यादा लोग जाके माओवादिज्म में जुड़े नहीं। बिकॉज ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये दीमक की तरह आइडियोलॉजी है, दीमक की तरह हमारे देश को, हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दे। और इस खोखलेपन के चलते हमारा समाज कभी भी टूट सकता है। इसलिए उसको अंदर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वी नीड टू एजुकेट देम, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। हमने उनके हेल्थ सेक्टर में काम किया, हमने एजुकेशन में काम किया, और उसको डेवलप करने के लिए जो भी चीजें हो सकती थी, आवर गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू डू। ओके, after 2 decades of fighting, the Maoists who strengthened peak into prominent Naxalite parties। दो, देखिए जो ये लोग 20 सालों तक लड़ते रहे, 2 decades, अलग अलग ग्रुप। उसके बाद क्या हुआ कि CPI माओइस्ट ग्रुप बन गया इनका। अब आज के डेट में ये CPI माओइस्ट को भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत हद तक एलिमिनेट कर दिया है, बहुत कम बचे हैं ये। और इसमें वेलफेयर मेजर्स का बहुत बड़ा रोल।
क्योंकि हमने पहले कोशिश की कि उनको सिर्फ और सिर्फ मिलिट्रीली तरीके से दबाया जाए। हमारे सीआरपीएफ, हमारी पुलिस तो काम कर ही रही थी, उसके साथ हमने सलवा जुडुम भी लाया। अब सलवा जुडुम क्या था, ये आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। सलवा जुडुम था कि फॉर एग्जाम्पल कोई झारखंड का इलाका है या छत्तीसगढ़ का इलाका है, ठीक है। हम लोग अगर पकड़ ले कि ये छत्तीसगढ़ का एक बेल्ट है, ठीक है। तो ये इस इलाके में कुछ लोग नक्सली हैं, मान लीजिए कि ये नक्सली हैं, माओविस्ट हैं। अब हमने क्या किया कि इनमें से दो चार अगर अरेस्ट हुए, इनको पकड़ा पहले, और बाकी यहाँ के लोकल लोगों, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग इस इलाके को ज्यादा बेहतर जानते होंगे ना। और इन लोगों को की मदद से एक आर्मी, एक ट्रेनिंग दिया इन लोगों को, प्रॉपर आर्म्स की ट्रेनिंग। और इनकी मदद से एक अलग आर्मी बनाई गई, प्राइवेट आर्मी। और गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट कर रही थी, पुलिस भी उनके साथ में थी, कि हम लोग नक्सलियों को खत्म कर सके। नक्सलियों को मारने के लिए ये सलवा जुडुम का एक कंसेप्ट, यही सलवा जुडुम है कि जो लोकल लोगों को इस्तेमाल किया गया है, या एक्स नक्सलाइट्स को यूज किया गया टू किल द नक्सलाइट्स, बट इट बैकफायर्ड। ये जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हमें रिजल्ट नहीं दे पाए, इसके चलते हमें नुकसान ही हुआ। ठीक है। तो आफ्टर दैट वी फोकस्ड ऑन वेलफेयर स्टेट, हमने वेलफेयर स्टेट के तरीके पे फोकस किया। ब्यूरोक्रेसी को वहां पे अच्छे से फैलाया, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, सारी बेसिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करवानी जब स्टार्ट की, तो ज्यादा लोग छोड़ने लगे उस चीज को। बहुत कम लोग माओइज्म को ज्वाइन करते थे, और बाकियों को तो पुलिस एक्शन में भी मारा जा रहा था, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, बहुत सारे लोग छोड़ भी दे रहे थे। एंड दैट लेड्स टू अ क्लीनिंग ऑफ दिस माओइस्ट पीपल। और इस चीज के चलते माओइज्म को कम किया गया, हटा दिया गया। ठीक है। और इन नियर फ्यूचर इसको हम लोग सच में एक इतिहास बना देंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज अब नहीं रहेगी। ठीक है। क्योंकि वो बहुत कमजोर भी पड़ चुके हैं गवर्नमेंट के एफर्ट से, लोगों के एफर्ट से, लोग भी उसमें नहीं जुड़ना चाहते। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, हम उनको अब खत्म करना। ठीक है। और इसको खत्म करने के लिए हमें वेलफेयर के काम को और ज्यादा बढ़ाना होगा, इलेक्टोरल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। एंड वी वांट नॉट अ वायलेंट ओवरथ्रो दैट jeopardize their lives, but we want them to surrender। हमें उनको मारना नहीं है, नॉट किल। वो भी तो हमारे देश के ही नागरिक है ना। हमें उनको सरेंडर कराना है, उनको एक सही रास्ते पे लेके जाना है। हमको उनको एक सही रास्ते पे लेके जाना है, एक सही दिशा दिखानी है। बिकॉज हमारे देश के नागरिक ही अगर हमारे खिलाफ हथियार लेके खड़े हो रहे हैं, उनको किसी तरीके से भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो ये हम सारे इंडियंस की ड्यूटी है कि हम किसी तरीके से उनको रोक सके, हम किसी तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में वापस ला सके। एंड इस तरीके से आज की एनालिसिस हमारी खत्म होती है। आपको ये सेशन जैसा भी लगा हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर नाउ, साइनिंग आउट, ओजस शंकर। हैव अ ग्रेट डे।